दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 31 मार्च का बहुत शुभ दिन है। आज के दिन डॉक्टर जे.टी. केंट सर का बर्थडे है। इस शुभ अवसर पर हम अपने चैनल के थ्रू केंट सर द्वारा दी गई लेसर राइटिंग और उनके एफोरिज्म्स को डिस्कस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे कि जब हम उनकी टीचिंग्स को पेशेंट पे अप्लाई करते हैं या अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं तो किस तरह से वो चीज़ें ठीक होती हैं। दोस्तों, एक जब हम हैनीमैन सर को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि यूनिवर्स ने कुछ सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए इन लोगों को क्रिएट किया, जिसमें से हैनीमैन सर, केंट सर और भी राइटर्स हैं जिन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत काम किया। तो ये सब लोग डिवाइन लोग हैं, इनकी जो सोल है वो डिवाइन सोल है, क्योंकि इन्होंने अर्थ पे आकर के सारा काम निस्वार्थ भाव से किया। तो इन्होंने जो टीचिंग्स हमको दी हैं, अगर हम उन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और तभी हम उनके जन्मदिन को बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो जैसे कि हैनीमैन सर की जो टीचिंग्स हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को हमें फॉलो करना है, पोटेंटाइज ड्रग को फॉलो करना है और जो सिंगल मेडिसिन है उनका जो रूल है उसको हमको फॉलो करना है। जब हम इन सारी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और केंट सर के बताए हुए रास्ते को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उनकी रिपर्टरी को जब हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स किस तरह से ठीक होते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो जब हम केंट सर की टीचिंग्स को यूज़ करते हैं तो फिर हम उनको बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी टीचिंग्स को भी शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उनके एफोरिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, केंट सर जो जिनको इस अर्थ पर यूनिवर्स ने भेजा और उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो टीचिंग्स हमको दी, तो उनके एफोरिज्म नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि ट्रूथ ऑन एवरी प्लेन इज स्वार्ड दैट वुंड्स डीपली एंड ब्लड फ्लो फ्रीली। यानी कि जो सत्य है वो एक तलवार की तरह है और जब ये घाव करता है तो बहुत डीप घाव होता है और उससे ब्लड भी फ्रीली बहता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी साइंस है दोस्तों, होम्योपैथी जो साइंस है वो टोटली उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि सन, मून, अर्थ, इनके आपस में मूवमेंट है, ये एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। जिस तरह से ये सत्य हैं, पृथ्वी सत्य है, सूरज सत्य है, उसी तरह से होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं और वो सारे के सारे ट्रुथ हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सत्य को जो होता है वो बहुत एडॉप्ट करना या सत्य के रास्ते पे चलना जो है काफ़ी कठिन होता है, जिसमें कि वो एक तरह से तलवार की तरह होता है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन एक बार जब हम उनको फॉलो करने लगते हैं तो फिर वो काफ़ी सरल हो जाते हैं। तो पहले एफोरिज्म में लिखते हैं वो, ट्रुथ ऑन एवरी प्लेन इज स्वार्ड दैट वुंड डीपली एंड ब्लड फ्लो फ्रीली। उसके बाद सेकेंड एफोरिज्म में दोस्तों लिखते हैं, द मोर आइडल्स अ मैन हैज़ द लेस एबल इज ही टू रिसीव ट्रुथ, ही इज सिक। यानी कि आइडल जो हैं, आइडल का जो मीनिंग है वो होता है कि रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग that someone excessively admire or reverse, often to the point of emotional attachment and potentially neglecting other aspect of life or relationship। यानी कि आइडल के हम जो केंट सर लिखते हैं, आइडल का मीनिंग है कि अगर हम जैसे किसी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देखते हैं तो हम उनको फॉलो करने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं, तो उनकी विचारधारा को, उनके कपड़ों को, उनके रहने के तरीके को हम लोग फॉलो करते हैं। और आइडल को रिलीजन के रूप में हम देखेंगे तो रिलीजन में कई सारे लोग जैसे धर्म में मानते हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं को जो मानते हैं वो उनको आइडल बनाते हैं। और इस तरह से जितने हमारे ज़्यादा आइडल होंगे उतने ही हम लेस एबल होंगे टू रिसीव द ट्रूथ, यानी कि सत्य से हम उतने ही परे होंगे। और फिर कहते हैं ही इज सिक, और वो बीमार भी है। यानी कि नंबर ऑफ आइडल्स जो है वो हमको बीमार बनाते हैं। और इसमें लिखते हैं कि जो पर्सन है वो अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को फिर कंसीडर नहीं करता और इमोशनली उन चीज़ों से इतना अटैच हो जाता है और फिर वो सिक हो जाता है। तो जैसे कि आइडल को जो इमोशनल लेवल पर देखेंगे कि हम जो है इसको बच्चों में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो सिखाने के पीछे हमारा कारण है कि हम या तो अपना उनको आइडल बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि वो हमें अपना आइडल बना लें और हमारी जो बातें हैं वो उन्हीं को फॉलो करें। लेकिन जो बच्चों की जब साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो होती है कि वो हमको देख करके जो हम कर रहे हैं उससे वो सारी चीज़ों को सीखते हैं।
कि हमारा जो रहने का तरीका कैसा है, हमारा उनके साथ बिहेव कैसा है, इन सारी चीज़ों से वो लोग सीखते हैं। सोसाइटी में हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सोसाइटी में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो सीखते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि उनको हम सिखाएंगे तो हम सीखेंगे। तो जब हम किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमको अपना आइडॉल बना ले, यानी कि हमारी बातों को माने और हम उसको समझने की कोशिश करें। तो ऐसे ही जो आइडॉल होते हैं उसमें हम इमोशनली अटैचमेंट होते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं और अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं कि क्या वो जो व्यक्ति है वो आइडॉल बनने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो हमारी बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हम प्रेशराइजली उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक केस भी देखेंगे जिसको मैंने इस एफोरिज्म के अकॉर्डिंग जो है ठीक किया। तो उसमें कैंट सर की टीचिंग से जब उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने मेरी बात को माना, तो फिर उनका बच्चा ठीक हुआ। उसके बाद लिखते हैं कि जिस एक्सेसिव आइडलाइजेशन कैन लीड टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनक्रिटिकल थिंकिंग एंड पोटेंशियली अनहेल्दी रिलेशनशिप। और जितना हम इस आइडियलाइजेशन को अप्लाई करेंगे, यानी कि हम सोचेंगे कि जितने आइडल्स बने तो वो क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करते हैं। हमारी उनसे इच्छाएं ज़्यादा हो जाएंगी और वो अनरियलिस्टिक होंगी और अनक्रिटिकल थिंकिंग रहती है ये, एंड पोटेंशियली अनहेल्दी रिलेशनशिप। उसके बाद फिर वो रिलेशनशिप अनहेल्दी रहती है। तो सोसाइटी में बच्चे जो रिबेल करते हैं या पेरेंट्स की बात को नहीं मानते हैं, उसके पीछे ये आइडलाइजेशन का ही कारण है। तो एक केस समझते हैं कि मेरे पास एक केस था, उसकी मदर जो थी बच्चे की, वो पढ़ी थी और वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती थी। और जो उनकी बच्ची थी उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, करीब 11-12 साल की बच्ची थी। और वो जब भी स्कूल से आती थी उसको सिर दर्द रहता था, शाम तक सिर दर्द बना रहता था, भूख कम लगती थी उसको और नींद उसकी डिस्टर्ब रहती थी। तो मैंने उसको पहली बार जब देखा तो मैंने उसके वो सारे सिम्टम्स लेके दवाई दी, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो जब वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास आई तो मैंने उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर इसका क्या कारण है, क्योंकि वो उसके सर दर्द को लेकर के बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उसके MRI CT स्कैन्स तक करा दिए, लेकिन कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। और वो उस बच्चे को एम्स तक दिखा लाए, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो फिर मैंने जब कोशिश करी तो उनको टाइम दिया, बुलाया, तो पता लगा कि जो उसकी मदर थी वो टीचिंग में जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जा पाई। तो वो ये चाहती थी कि उनकी जो ये बच्ची है ये टीचर बने या ये किसी गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो इसलिए वो क्या करती थी कि जैसे ही ये बच्ची स्कूल से आती थी तो उसको वो पढ़ाना शुरू कर देती थी। फिर उसका एक ट्यूटर रखा हुआ था, जैसे ही वो पढ़ा के फ्री होती थी फिर वो ट्यूटर आ जाता था, तो ट्यूटर उसको पढ़ाता था। तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसका रूटीन जो है बहुत पैक था और उसमें पढ़ाई थी। उसको अपना खेलने का या अपनी कोई भी टीवी वगैरह देखने का, अपने एन्जॉयमेंट के लिए उसके पास टाइम नहीं था। तो ये सब जो कारण था ये आइडियलाइजेशन का कारण था कि मदर जो अपना चाहती थी और वो उस बच्चे के ऊपर देखना चाहती थी कि बच्चा मेरा गवर्नमेंट जॉब में चला जाए। तो ये क्या होता है, एक अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इसका कोई रियल नहीं है। इसमें हमको ये देखना होगा कि क्या बच्चा हमारा वो कैपेबल है कि नहीं, जितना हम उसको टीचिंग्स करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या वो उससे खुश है कि नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं और ये थिंकिंग भी अनक्रिटिकल थिंकिंग है। और इसके बाद क्या होता है, इन पोटेंशियली अनहेल्दी रिलेशनशिप। अब वो बच्चा जो है वो उनके साथ जब उनके ऊपर प्रेशर रहेगा बच्चे के ऊपर, तो फिर वो मदर फादर से जो भी उसके ऊपर आइडल बनना चाहते हैं वो उसको रिवेल कर सकता है या किसी भी तरह से वो उनको अपोज कर सकता है। तो ये फिर क्या हुआ कि ये उसकी सिकनेस का कारण था। तो फिर मैंने उनकी मदर को समझाया कि इस बच्चे को आप थोड़ा सा समय दीजिए, जब ये स्कूल से आए तो इसको थोड़ा सा गैप दीजिए जिससे कि ये पहले थोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद फिर इसके ट्यूटर से ही इसको ट्यूशन पढ़ाइए। कि अगर आप या तो आप पढ़ाइए या फिर ट्यूटर से पढ़वाइए, एक ही बार पढ़वाइए, अगर नहीं तो ये बार बार इसके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा तो फिर कैसे ये ठीक हो पाएगी। तो उन्होंने मेरी बात को माना और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही उस बच्ची का वो सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी भूख भी इम्प्रूव करने लगी। तो ये जो एफोरिज्म मैंने अप्लाई किया, तो हैनीमैन सर की टीचिंग्स को कैंट सर ने बहुत सिंप्लीफाई करके हमको बताया है। तो इस तरह से ये बेसिक जो नॉलेज है कैंट सर की, इसको जब मैंने अप्लाई किया तो ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई।
तो दोस्तों ये मियाज़मेटिक हिसाब से जो सोरा है, तो जो डोरमेंट था वो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, डोरमेंट स्टेट में, वो सोरा अब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे अप होने लगा। तो अगर यही कंडीशन उसके ऊपर, यही प्रेशर उसके ऊपर अगर बना रहता तो फिर ये सोरा जो है उसका एक्टिव हो जाता और उसके बाद फिर उसको और सारी डिजीज़ेस क्रिएट होने लगती। तो बीमारी इस तरह से शुरू होती है। तो हम हर स्टेज पर बीमारी को देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने राइटर्स की, इनकी टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं। और अभी उस बच्ची का एक वीडियो है जिसमें वो अपनी हाल बता रही है, तो उसको अभी हम सुनेंगे और देखेंगे कि वो बच्ची एक हफ्ते में ही काफ़ी इम्प्रूव कर गई और उसका पढ़ने में भी मन लगता है। तो दोस्तों छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम कैंट सर की टीचिंग्स को भी अपने चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उनके कैसे वो टीचिंग्स को हम अप्लाई करते हैं और कैसे ठीक होते हैं, इनको भी हम लोग समय समय पर देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बताओ, सिर में दर्द तुम्हारा कैसा आया? अब आराम है मेरे सिर में दर्द। जैसे स्कूल से आती थी जो सिर में दर्द होता था, वो अब कैसा है? वो अब खत्म हो गया, वो नहीं होता है। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही। पढ़ने में मन लगता है? हाँ बहुत।